हमारा टॉपिक है शरीर अवयवों की गतिक अवस्था और दूसरा उपापचय की संकल्पना क्या है, इसकी परिभाषा क्या है उपापचय की। तो प्राणियों के शरीर में हजारों की संख्या में कार्बनिक यौगिक मिलते हैं और ये कार्बनिक यौगिक यानी कि जैव अणु एक निश्चित सांद्रता पर मिलते हैं, जिसको हम मोल प्रति कोशिका या मोल प्रति लीटर में व्यक्त कर सकते हैं इसकी सांद्रता को। और प्राणी के अंदर पाए जाने वाले ये जैव अणु एक दूसरे में बदलते रहते हैं, लगातार एक दूसरे नए जैव अणुओं में परिवर्तित होते रहते हैं। इस प्रकार जीवधारियों में जैव अणु टूटते रहते हैं और बनते रहते हैं और जैव अणुओं का टूटना और बनना एक रासायनिक अभिक्रिया द्वारा संपन्न होता है, जिसको हम इन दोनों प्रकार की अभिक्रियाओं को हम सम्मिलित रूप से उपापचय कहते हैं। यानी कि जैव अणुओं का बनना और टूटना, एक दूसरे में परिवर्तित होना, ये क्या उपापचय क्रिया कहलाती है। कुछ उपापचयी रूपांतरणों के उदाहरण हैं, जैसे कि एमिनो अम्ल से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देने के बाद एमिनो अम्ल का एमीन में बदलना, न्यूक्लियोटाइड क्षार से एमिनो समूह का अलग होना, डाइसैकेराइड में ग्लाइकोसिडिक बंध का जल अपघटन। जब कोशिका के अंदर, जीव के अंदर ये पदार्थ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होते हैं तो एक निश्चित पथ का अनुसरण करते हैं, जिसको हम उपापचयी पथ कहते हैं। जिसे उपापचयी पथ कहा जाता है, निश्चित पथ का अनुसरण करते हैं और इस पथ में एक अकेली क्रिया संपन्न नहीं होती, बल्कि अनेक अभिक्रियाओं से मिलकर ही पथ बनता है, जिसमें एक अणु का स्थानांतरण दूसरे अणुओं में होता रहता है, जिसको हम अवयवों की गतिक अवस्था कहते हैं। यानी कि एक अवयव दूसरे अवयव में परिवर्तित होता है, इसी को हम अवयवों की गतिक अवस्था कहते हैं। और यह मोटर के यातायात की तरह ही होती है और इसकी गति भी एक निश्चित होती है, निश्चित गति से अभिक्रिया संपन्न होती है। और जीवों में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं उत्प्रेरक की उपस्थिति में संपन्न होती है, बिना उत्प्रेरक की उपस्थिति में संपन्न नहीं होती। और ये अभिक्रियाएं सुरक्षित होती है, व्यवस्थित होती है, कभी भी फैल नहीं होती। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का पानी में घुलना एक भौतिक प्रक्रिया है, लेकिन यही क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड की पानी में घुलने की क्रिया यदि यही कोशिका के अंदर होती है तो यह एक जैव रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, क्योंकि कोशिका के अंदर होने वाली जितनी भी अभिक्रिया हैं वो सब उत्प्रेरक की उपस्थिति में ही संपन्न होती है। जीव तंत्र की कोई भी उपापचयी रूपांतरण बिना उत्प्रेरक के संपन्न नहीं होता। तो ये इसकी मुख्य विशेषता। उत्प्रेरक का कार्य है उपापचयी रूपांतरण की गति को बढ़ाना। उत्प्रेरक अभिक्रिया की गति को बढ़ाते हैं और अभिक्रिया की गति बढ़ाने वाले जो उत्प्रेरक है वो प्रोटीन के बने होते हैं, प्रोटीन अणु होते हैं। और जो उत्प्रेरण का कार्य करते हैं वो एंजाइम कहलाते हैं। तो जो रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित कौन करते हैं? एंजाइम ही करते हैं और एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। तो ये था हमारा उपापचय क्या था और शरीर के अवयवों की गति किस तरह से होती है। अब हम देखेंगे जीव का उपापचयी आधार। उपापचय पथ द्वारा साधारण पदार्थों से जटिल पदार्थ व जटिल पदार्थों से सरल पदार्थों का निर्माण होता रहता है। यानी उपापचय पथ द्वारा साधारण पदार्थों से जटिल पदार्थ और जटिल पदार्थों से सरल पदार्थों का निर्माण होता रहता है। उदाहरण तौर पर जैसे कि एसिटिक अम्ल से
एसिटिक अम्ल से जटिल पदार्थ कोलेस्ट्रॉल का निर्माण होना। फिर दूसरा है कंकाली पेशियों में ग्लूकोज से सरल पदार्थ लैक्टिक अम्ल का बनना। पहली जो प्रक्रिया है इसमें जैव संश्लेषण यानी कि जटिल पदार्थों का निर्माण हुआ है, इसको हम कहेंगे उपचयी पथ। दूसरी प्रक्रिया में को अपचयी पथ कहते हैं क्योंकि इसमें जटिल पदार्थ का सरल पदार्थ में विखंडन हुआ है, इसको उपचयी पथ कहेंगे। तो उपचयी पथ में ऊर्जा खर्च होती है जैसे एमिनो अम्लों से प्रोटीन के निर्माण में। फिर जो अपचयी पथ होता है इसमें ऊर्जा मुक्त होती है, जैसे कंकाली पेशियों में जब ग्लूकोज लैक्टिक अम्ल में टूटता है तो ऊर्जा मुक्त होती है। तो यह एक उपापचयी पथ है, यानी ग्लूकोज का लैक्टिक अम्ल में टूटना एक उपापचयी पथ है, और जिसमें ग्लूकोज से लैक्टिक अम्ल का बनना ये 10 उपापचयी चरणों में पूर्ण होता है। और इस तरह से ग्लूकोज से लैक्टिक अम्ल बनने की जो प्रक्रिया है उपापचयी पथ है, इसको हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। जीवों में विखंडन द्वारा निकलने वाली ऊर्जा रासायनिक बंध के रूप में संचित हो जाती है, और इस ऊर्जा का उपयोग जब उसे आवश्यकता होती है जैसे जैव संश्लेषण में, परासरण में और यांत्रिक कार्य करने में उपयोग कर ली जाती है। और इस ऊर्जा को संचित किया जाता है जीवों में एटीपी के रूप में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में संचित किया जाता है। अब जैव ऊर्जा विज्ञान, बायो एनर्जी। तो बायो एनर्जी में किस किस का अध्ययन किया जाता है? बायो एनर्जी के अंतर्गत ये देखा जाता है कि जीव अपनी ऊर्जा कैसे प्राप्त करते हैं और ये कौन सी योजना विकसित करते हैं ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, और वे ऊर्जा को किस रूप में संचित करते हैं और ऊर्जा को वे कार्य में कैसे बदलते हैं। तो इन सब की जानकारी का अध्ययन कहाँ किया जाता है? बायो एनर्जेटिक में किया जाता है, यानी जैव ऊर्जा विज्ञान में किया जाता है। अब हम जीव अवस्था के बारे में देखते हैं, जीव अवस्था क्या होती है। तो जीव में हजारों रासायनिक यौगिक होते हैं जिसे उपापचय या जैव अणु कहते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य में शर्करा का स्तर होता है 4.5 से 5 मिलीमोल होता है, और हार्मोन की मात्रा को नैनोग्राम प्रति मिलीलीटर में नापते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं कि 1 ml में 1000 मिलीग्राम होते हैं। अब मोल बराबर होता है भार बटे अणु भार। तो शर्करा का भार कितना होता है? शुगर का भार 1 ml में 1000 ग्राम होता है मिलीग्राम, और इसका अणु भार होता है 180। तो 180 का हम 1000 में भाग देंगे तो हमें 18 18 18 18 18 18 90। तो 4 4.5 और 4.5 और 5 के बीच में हमें प्राप्त होता है लगभग, क्योंकि 70 वैसे नापते 70 और 100 के बीच में आता है शर्करा का लेवल, और मोल में नापेंगे तो 4.5 से 5 के मिलीमोल के करीब आएगा। तो इस बात से पता चलता है कि जो ग्राम होता है उसको हमेशा जब हम इसको हल करते हैं तो मिलीग्राम मान करके इसको हल करेंगे। अब हम आगे देखते हैं कि भौतिक सिद्धांत के अनुसार कोई भी तंत्र साम्यावस्था में कार्य नहीं कर सकता। जीव हमेशा कार्य करते रहते हैं, अतः उनमें कभी भी साम्यावस्था की स्थिति नहीं हो सकती। अतः जीव अवस्था एक असाम्य स्थायी अवस्था है। तो जीव अवस्था क्या है? असाम्य स्थायी अवस्था है जिससे कार्य संपन्न होता है। जीव प्रक्रिया एक लगातार प्रयास है जिसमें साम्यावस्था से बचा जा सके, और इसके लिए हमेशा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उपापचय वह प्रक्रिया है जिसमें ऊर्जा प्राप्त होती है। अतः जीव अवस्था व उपापचय एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं।
बिना उपापचय के जीव अवस्था प्राप्त नहीं हो सकती। तो ये था हमारा जीव अवस्था। अतः जीव अवस्था व उपापचय एक दूसरे के पर्यायवाची है, अर्थात इसमें भी ऊर्जा का उपयोग होता रहता है, तभी क्रियाएं संपन्न होती है, निरंतर जारी रहती है। अब हमारा टॉपिक है एंजाइम। तो लगभग सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। कुछ न्यूक्लिक अम्ल एंजाइम की तरह व्यवहार करते हैं, तो ऐसे न्यूक्लिक अम्लों को हम राइबोजाइम कहते हैं, यानी कि राइबोजाइम्स कहते हैं जो न्यूक्लिक अम्ल एंजाइम की तरह व्यवहार करते हैं। एंजाइम को हम रेखीय चित्र द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं, और एंजाइम भी प्रोटीन की तरह प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक संरचनाएं दिखाता है। जब हम तृतीय संरचना को देखते हैं तो प्रोटीन श्रृंखला का प्रमुख भाग अपने ऊपर स्वयं कुंडलित होकर होता है और श्रृंखला स्वयं आड़ी तिरछी स्थिति में आ जाती है। इससे बहुत सी दरार या थैलियां बन जाती है, और इस प्रकार की थैली को सक्रिय स्थल कहते हैं। यानी जो प्रोटीन की श्रृंखला है वो अपने ऊपर ही कुंडलित हो जाती है, स्वयं के ऊपर ही, और आड़ी तिरछी हो जाती है, जिससे थैलियां बन जाती हैं और दरार भी बन जाती है। और इन थैलियों को क्या कहते हैं? सक्रिय स्थल कहते हैं। और इन सक्रिय स्थलों को एंजाइम का सक्रिय स्थल कहते हैं, जिनमें क्रियाधार आकर के व्यवस्थित हो जाता है। इस प्रकार एंजाइम सक्रिय स्थल द्वारा अभिक्रियाओं को तेज गति से उत्प्रेरित करता है। एंजाइम उत्प्रेरक अकार्बनिक उत्प्रेरक से, यानी जो एंजाइम उत्प्रेरक है वो अकार्बनिक उत्प्रेरक से कई प्रकार से भिन्न होते हैं, लेकिन इनमें बहुत बड़े अंतर को जानना जरूरी होता है कि जो अकार्बनिक उत्प्रेरक है वो उच्च ताप व दाब पर कुशलता से काम करते हैं। अकार्बनिक उत्प्रेरक उच्च तापक्रम व दाब पर कुशलता से काम करते हैं, जबकि एंजाइम यानी प्रोटीन से बने एंजाइम उच्च तापमान पर क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, यानी 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के ताप पर एंजाइम क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, प्रोटीन वाले एंजाइम। अब हम देखते हैं आगे कि अति उच्च तापक्रम, जैसे कि गर्म झरनों या गंधक के झरने और गर्म झरने उच्च ताप वाले होते हैं, और यहाँ के जीवों से जो एंजाइम प्राप्त किए जाते हैं वो स्थायी होते हैं, और उनकी उत्प्रेरक शक्ति उच्च तापमान पर भी बनी रहती है, यानी कि 80 से 90 डिग्री सेल्सियस ताप पर भी ये एंजाइम सक्रिय रहते हैं। इन एंजाइम जो ऊष्मा स्नेही जीवों से पृथक किए जाते हैं ऊष्मा स्थायी होते हैं, यानी ऊष्मा स्नेही जीवों से जो एंजाइम पृथक किए जाते हैं वो ऊष्मा में स्थायी होते हैं, यानी ऊष्मा में भी अपना कार्य करते हैं। तो ये हमारे एंजाइम का टॉपिक पूरा होता है। रासायनिक अभिक्रियाएं। तो अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, भौतिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया में जब रूपांतरण होता है तो बंध टूटते हैं या फिर नए बंध बनते हैं। इसका एग्जाम्पल है बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH का होल्टवाइज की हम गंधक के अम्ल यानी H2SO4 से अभिक्रिया कराते हैं तो बेरियम सल्फेट बनता है, BaSO4 प्लस 2H2O, साथ में जल का अणु भी बनता है। यह अकार्बनिक रासायनिक अभिक्रिया है। अब हम देखते हैं कार्बनिक रासायनिक अभिक्रिया। स्टार्च का जल अपघटन कराते हैं तो ग्लूकोज का निर्माण होता है। ठीक उसी प्रकार से हम स्टार्च का जल अपघटन द्वारा ग्लूकोज में बदलना एक कार्बनिक रासायनिक अभिक्रिया है। जब हम भौतिक और रासायनिक अभिक्रियाओं की दर का सीधा संबंध इकाई समय में बनने वाले उत्पाद से करते हैं तो इसे हम
दर बराबर उत्पाद में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन से लिखते हैं। यानी कि अभिक्रिया की दर को प्रति इकाई समय में बनने वाले उत्पाद। यदि हमें दिशा ज्ञात होती है तो हम दर के वेग का, यदि दिशा निर्धारित हो तो इस दर को वेग भी कहते हैं। अगर दिशा होती है तो अभिक्रिया की दर को हम क्या कहते हैं? वेग भी कहते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस पर, प्रत्येक 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर दुगनी हो जाती है और 10 डिग्री सेल्सियस तापमान घटाने पर अभिक्रिया की दर आधी हो जाती है। उत्प्रेरक की उपस्थिति में होने वाली अभिक्रियाएं बिना उत्प्रेरक की उपस्थिति में होने वाली अभिक्रिया की तुलना में उच्च दर से संपन्न होती है। अब हम यहाँ देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया हम जल से कराते हैं तो कार्बोनिक अम्ल बनता है, यानी कि H2CO3। और इस अभिक्रिया में 1 घंटे में कार्बोनिक अम्ल के 200 अणु बनते हैं। लेकिन जब कोशिका द्रव्य में उपस्थित कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की उपस्थिति में इस अभिक्रिया को संपन्न कराते हैं तो प्रति सेकंड 600,000 अणु बनते हैं। प्रति सेकंड 600,000 अणु बनते हैं, अर्थात एंजाइम ने क्रिया की दर को 10 लाख गुना बढ़ा दिया। अब हम देखते हैं कि बहुचरणीय रासायनिक अभिक्रियाओं में जहां प्रत्येक चरण एक ही जटिल एंजाइम या विभिन्न प्रकार के एंजाइम से उत्प्रेरित होता है तो इन्हें उपापचयी पथ कहते हैं। जब कोई रासायनिक अभिक्रिया है और अनेक चरणों में संपन्न होती है तो इस पूरे चरणों को मिलाकर के हम उपापचयी पथ कहते हैं। जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज के अणु से पायरुविक अम्ल, ग्लूकोज के अणु से लैक्टिक अम्ल बनाते हैं। तो लैक्टिक अम्ल जो बनने की जो प्रक्रिया होती है इसको हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, ये हमने पहले देखा था। अब ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल के निर्माण की जो हम अभिक्रिया देखते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारी कंकाल पेशियों में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज से लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। इस क्रिया को हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। और जबकि सामान्य ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। और खमीर में किण्वन के दौरान उपरोक्त पथ द्वारा, यानी कि जो पथ द्वारा है, एथेनॉल का निर्माण होता है। ग्लूकोज से एथेनॉल यानी अल्कोहल का निर्माण होता है। तो इस प्रकार विभिन्न दिशाओं में विभिन्न प्रकार के उत्पाद का निर्माण संभव है। तो यहाँ देख सकते हैं हम ग्लूकोज से लैक्टिक अम्ल का बनना ग्लाइकोलिसिस कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस। अब हम देखेंगे कि एंजाइम द्वारा उच्च दर से रासायनिक रूपांतरण कैसे होता है। तो इसको हम देखेंगे। तो जो रसायन उत्पाद में रूपांतरित होते हैं उन रसायनों को हम क्रियाधार या सबस्ट्रेट कहते हैं और इनको S द्वारा प्रदर्शित करते हैं। क्रियाधार एंजाइम के सक्रिय स्थल से जुड़ जाता है और एंजाइम क्रियाधार कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है और इससे क्रियाधार की नई संरचना का निर्माण होता है, जिसे हम संक्रमण अवस्था संरचना कहते हैं। इसके बाद शीघ्र ही प्रत्याशित बंध टूट जाता है या फिर बन जाता है और सक्रिय स्थल से उत्पाद अवमुक्त हो जाता है। क्रियाधार से उत्पाद बनने में कई संक्रमण अवस्थाएं बनती हैं, कई संरचनाएं बनती है। इन समस्त संरचनाओं को मध्यवर्ती संरचना कहते हैं और ये अस्थायी होती है। अब हम यहाँ देखते हैं
कि इस चित्र में कि यहाँ पे ये क्रियाधार है और ये वाई अक्ष विभव ऊर्जा को दिखला रहा है और ये एक्स अक्ष रूपांतरण को दिखलाता है, यानी क्रियाधार का उत्पाद में परिवर्तन को दिखला रहा है। तो यहाँ हम देखते हैं कि क्रियाधार से उत्पाद बनाने में क्रियाधार को चाहे उत्पाद कम ऊर्जा स्तर वाला हो या उच्च ऊर्जा स्तर वाला हो, क्रियाधार को उत्पाद बनाने में सक्रिय ऊर्जा लेनी पड़ती है, यानी सक्रियण ऊर्जा लेनी पड़ती है, तभी जाकर के उत्पाद बनता है। चाहे इसको गर्म करके दो ऊष्मा, चाहे सामान्य परिस्थितियों में हो, सक्रियण ऊर्जा इसे लेनी होती है। तो इस संक्रमण अवस्था को बतला रहा है। एंजाइम की उपस्थिति, ये बिना एंजाइम की उपस्थिति में संक्रमण अवस्था है और ये एंजाइम की उपस्थिति में ये संक्रमण अवस्था है, यानी सक्रियण ऊर्जा है। तो एंजाइम की स्थिति में सक्रियण ऊर्जा का मान कम हो जाता है और एंजाइम के बिना सक्रियण ऊर्जा अधिक रहती है। तो हम देखते हैं सक्रियण ऊर्जा क्या होती है। क्रियाधार व संक्रमण अवस्था के बीच औसत ऊर्जा के अंतर को सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। यानी क्रियाधार व संक्रमण अवस्था के बीच औसत ऊर्जा के अंतर को हम सक्रियण ऊर्जा कहते हैं और जो सक्रियण ऊर्जा एंजाइम की उपस्थिति में कम हो जाती है, उत्पाद शीघ्रता से बन जाते हैं। तो ये था हमारा कि एंजाइम किस तरह से रासायनिक अभिक्रिया को तेज कर देता है, उच्चतर कर देता है। अब हम देखेंगे एंजाइम क्रिया की प्रकृति। यह एंजाइम किस तरह से अपने कार्य को संपन्न करता है। एंजाइम क्रियाधार जटिल। जब एंजाइम क्रियाधार से जुड़ जाता है तभी उत्प्रेरण होता है। यानी एंजाइम क्रियाधार जटिल का निर्माण होता है तो उत्प्रेरण के लिए आवश्यक है कि एंजाइम क्रियाधार जटिल का निर्माण हो, तभी उत्प्रेरण की क्रिया संपन्न होगी। तो हम यहाँ देखते हैं कि इसके 4-5 चरण हैं। तो सबसे पहले क्रियाधार एंजाइम की सक्रिय स्थल से आकर के जुड़ जाता है और एंजाइम क्रियाधार जटिल का निर्माण होता है। और ऐसी स्थिति में एंजाइम के आकार में इस प्रकार से बदलाव आता है कि क्रियाधार एंजाइम से मजबूती से जुड़ जाता है। एंजाइम का सक्रिय स्थल अब क्रियाधार के काफ़ी समीप होता है। जो एंजाइम का सक्रिय स्थल है वो क्रियाधार के काफ़ी समीप होता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्रियाधार के रासायनिक बंध टूट जाते हैं और नए एंजाइम उत्पाद जटिल का निर्माण होता है। और एंजाइम नवनिर्मित उत्पाद को अवमुक्त कर दिया जाता है। व एंजाइम स्वतंत्र होकर क्रियाधार के दूसरे अणु से बनने के लिए तैयार हो जाता है। इस प्रकार पुनः उत्प्रेरक चक्र प्रारंभ हो जाता है। तो यहाँ हमने देखा कि जो एंजाइम क्रियाधार से जुड़ता है, एंजाइम क्रियाधार कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। ऐसी स्थिति में एंजाइम में परिवर्तन होता है आकार में, और ये क्या करता है, क्रियाधार के बंधनों को तोड़ देता है, या फिर जोड़ बंधन टूट जाते हैं और एक नवनिर्मित एंजाइम उत्पाद बनता है। अब जो एंजाइम है वो उत्पाद को अलग कर देता है और स्वयं स्वतंत्र हो जाता है, फिर अगली क्रिया को संपन्न करता है, अगले अणु को लेकर के अगली क्रिया संपन्न करता है। तो ये थी एंजाइम की क्रिया विधि। एंजाइम की क्रिया विधि को प्रभावित करने वाले कारक या फिर एंजाइम की क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले कारक। तो प्रोटीन की तृतीयक संरचना को प्रभावित करने वाले सभी कारक भी एंजाइम की क्रियाशीलता को प्रभावित करते हैं, क्योंकि प्रोटीन की तृतीय संरचना ही एंजाइम होती है। इसके अलावा एंजाइम को प्रभावित करने वाले 4 मुख्य कारक हैं,
तापमान pH और क्रियाधार की सांद्रता, और चौथा है विशिष्ट रसायन। तापमान और pH मान ये दोनों ऐसे हैं जिनका निश्चित मान होता है तभी ये एंजाइम सक्रिय होते हैं। अगर निश्चित मान से इनका मान ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए तो भी एंजाइम की क्रियाशीलता कम हो जाती है। फिर क्रियाधार की सांद्रता जितनी अधिक होगी एंजाइम की क्रियाशीलता उतनी ही अधिक हो जाएगी। और फिर विशिष्ट रसायन तो हमें देख सकते हैं, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो एंजाइम की जो सांद्रता है वो क्रियाधार की सांद्रता है, जैसे जैसे क्रियाधार की सांद्रता बढ़ती जाएगी इसकी क्रियाशीलता भी बढ़ती जाएगी। और एंजाइम की क्रियाधार की सांद्रता कम होगी तो इसकी क्रियाशीलता भी कम हो जाएगी, क्रियाशीलता भी कम हो जाएगा। अब हम देखते हैं कोई विशिष्ट रसायन है। जब कोई विशिष्ट रसायन एंजाइम से बंधने लगता है तो इसकी क्रियाशीलता कम हो जाती है एंजाइम की, और इस प्रक्रिया को संदमन। तो इस तरह से जो कोई रसायन है एंजाइम की क्रियाशीलता को कम कर देता है तो इस क्रिया को हम संदमन कहते हैं, और उस रसायन को संदमक कहते हैं, यानी इनहिबिटर कहते हैं, और संदमन को इनहिबिशन कहते हैं। और जब संदमक अपनी आणविक संरचना क्रियाधार से काफी समानता रखता है तो यह क्रियाधार से प्रतिस्पर्धा करता है और एंजाइम से जुड़ जाता है। तो इस प्रकार के संदमक को प्रतिस्पर्धात्मक संदमक कहते हैं, यानी कम्पेटिटिव इनहिबिटर कहते हैं। और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो क्रियाधार है वो एंजाइम से जुड़ नहीं पाता है। अब इसका उदाहरण देखते हैं कि जो सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है इसका मेलेट द्वारा संदमन हो जाता है, क्योंकि मेलेट की जो संरचना है वो सक्सिनेट क्रियाधार से मिलती जुलती है। इस कारण यह मेलेट जो है इस सक्सिनेट से प्रतिस्पर्धा करता है और एंजाइम से जुड़ जाता है। और इस तरह के जो प्रतिस्पर्धी संदमकों का उपयोग जीवाणुजन्य रोगजनकों के नियंत्रण हेतु किया जाता है। तो ये थे हमारे चारों कारक जो एंजाइम की क्रियाशीलता को प्रभावित करते हैं। एंजाइमों का नामकरण व वर्गीकरण। अब तक हजारों की संख्या में एंजाइम खोजे जा चुके हैं। इन एंजाइमों को 6 वर्गों में बांटा गया है और प्रत्येक वर्ग को 4 से 13 उपवर्ग में विभाजित किया गया है, और इनका नामकरण 4 अंकीय संख्या पर आधारित है। तो इसमें 4 है ऑक्सीडोरिडक्टेजेज या डिहाइड्रोजिनेजेज, और दूसरा है ट्रांसफरेजेज, चौथा हाइड्रोलेजेज, तीसरा हाइड्रोलेजेज है, चौथा है लाइजेज, पांचवा है आइसोमरेज, छठा है लाइगेजेज। और ये है सहकारक। जब एंजाइम के साथ में एक समूह और जुड़ जाता है तो एंजाइम से बंधकर उसे उत्प्रेरक सक्रिय बनाते हैं। जैसे एंजाइम एक या अनेक बहुपेप्टाइड श्रृंखलाओं से मिलकर बना होता है, फिर भी कुछ स्थिति में प्रोटीन अवयव जिसे सहकारक कहते हैं एंजाइम से बंधकर उसे उत्प्रेरक सक्रिय बनाते हैं। इन उदाहरणों में एंजाइमों के केवल प्रोटीन भाग को ही एपो एंजाइम कहते हैं। सहकारक 3 प्रकार के होते हैं, प्रोस्थेटिक समूह और सह एंजाइम। तो इसको आप पढ़ लेना। और इसी के साथ में हमारा ये लेसन भी कंप्लीट होता है। थैंक यू।